ओके। हाय, मेरा नाम है शशांक गोयल और मैं एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट वर्क करता हूँ। फाइनेंस इंडस्ट्री में मोर देन 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आज मैंने एक क्लास 12th की बुक देखी, बिजनेस स्टडीज़ की। तो इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं इन्होंने। पार्ट 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये थ्योरेटिकल पार्ट है सारा। और फिर पार्ट 2 में दिया हुआ है इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, जिनमें मुझे लगता है आप बच्चों को समझने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी। सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट जो लगता होगा, सबसे ज़्यादा जो टफ चैप्टर लगते हैं, वो मुझे लगता है सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि ये थोड़े टिपिकल सब्जेक्ट है, थोड़े प्रैक्टिकल, इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि आप जो बुक में लिखा हुआ है उसको समझ सको। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप पैसा मैनेज करना नहीं जानते तो फिर आप पैसा कमा भी नहीं पाएंगे। और तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इन 2 चैप्टर्स पे वीडियो बनाऊंगा। चैप्टर 9 और चैप्टर 10 आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर 10 है फाइनेंशियल मार्केट्स। सो समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। इसमें जो आपको बताया हुआ है, ये 12th की मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मे भी आप सब बच्चों के पास होगी। तो इसमें क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें, ये मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए अगर जो चीज़ हमें पैसा चाहिए, उसे फाइनेंस करने का तरीका, या उसको फाइनेंस किस वे में करें। हम बैंक के पास जाके लोन लें। देखो, सपोज रिलायंस, लिमिटेड, आज रिलायंस लिमिटेड इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज में सबसे टॉप कंपनी है। रिलायंस सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी, सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस वाली कंपनी रिलायंस है आज के टाइम में। तो कभी इसकी नींव भी रखी गई होगी। अच्छा, एक कंपनी को मैनेज करने के लिए सबसे मेन चाहिए कैश और पैसा, और कंपनी के पास पैसा लेने के 2 ही जरिए हैं। देखो, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूं जिससे आपको पता लग जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना। रिलायंस लिमिटेड है, इसको या तो पैसे 2 तरीके से मिलेंगे, या तो ये उधार ले ले, उधार जिसको कहते हैं लोन, डेट, कुछ भी कह लो, ठीक है, या फिर ये अपना खुद का पैसा लगा दे। जिसको बोल देते हैं इक्विटी। ओके, किसी भी बंदे के पास पैसे जुगाड़ने के 2 ही तरीके हैं, या तो वो खुद के पास इतनी जमीन जायदाद हो कि वो खुद का पैसा लगा के बिजनेस खड़ा कर ले, और या फिर बैंक के पास चला जाए, लोन ले ले, या पब्लिक से उधार ले ले। ठीक है, अब इन 2 चीजों में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है, एक्चुअली मोटिव होता क्या है फाइनेंशियल मैनेजर का कंपनी में। फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है, जहां से कंपनी में पैसा आए। देखो, यहां ये मनी इनफ्लो और ये हो गया मनी आउटफ्लो। कंपनी में पैसा आया और कंपनी ने वो बाहर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, कंपनी में पैसा आया तो कंपनी को बदले में क्या देना है, इसको रिटर्न। यहां इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया, कंपनी के अंदर पैसा आया, कंपनी को क्या देना है इसके बदले, रिलायंस को क्या देगा ना इसके बदले, रिटर्न इन्वेस्टर्स को। यहां रिलायंस के पास पैसा आया, रिलायंस ने आगे क्या करा,
इन्वेस्ट, रिलायंस ने इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करा। अब यहां से जहां से इन्होंने पैसा लिया, रिलायंस ने जहां से पैसा लिया, सपोज उसने पैसा लिया 8% इंटरेस्ट रेट पे। एक कॉमन सी बात बताओ, इसने इससे 100 रुपए लिए, ठीक है, 100 रुपए इसने इससे, रिलायंस ने 100 रुपए लिए इन्वेस्टर से 8% ब्याज पे। 8% ब्याज का मतलब क्या हो गया, 8 रुपए। रिलायंस को इसको कितने देने हैं, 108 रुपए। रिलायंस को इसको कितने देने हैं, 108 रुपए। अब इसने इससे 100 रुपए लिए, इसको इस पे 8 रुपए तो कमाने हैं। 8 रुपए इस पे कमाएगा तभी तो वो इसको देगा 8 रुपए। 8 रुपए तो कमाएगा प्लस थोड़ा अपना भी कमाएगा प्रॉफिट। तो इसको मान लो अगर इसे इस पे 2 रुपए और कमाने हैं, अपना प्रॉफिट चाहिए 2 रुपए, तो इसको इन 100 रुपए पे 110 रुपए कमाने पड़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसने इससे 100 रुपए लिए, इसको इसे 8% इंटरेस्ट रेट देना है, तो इसे 8 रुपए तो इसको ही देने हैं, तो 100 के 108 तो ये इसको देगा, प्लस इसको कुछ अपने भी पैसे चाहिए, अपना भी प्रॉफिट बढ़ना। ये इसके पैसे लिए 8 पे, 108 पे आगे दे दिए और 108 ही से दे दिए। इसको क्या मिला, तो इसने 108 तो इसको देने हैं और 2 रुपए इसको अपने भी चाहिए। तो इसने क्या करा, 110, ये 10% तो इसकी हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये हमारी हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की। रिलायंस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, जिस कैपिटल को वो यूज कर रहा है उस कैपिटल को यूज करने का खर्चा, उस कैपिटल को यूज करने का खर्चा 8% है, सॉरी हाँ 8% है, प्लस 2% उसका इंटरेस्ट 10% है, तो 10% तो उसको चाहिए। अब उसने आगे इन्वेस्ट किए, रिलायंस ने आगे इन्वेस्ट किए 11 पे, 12 पे, 10 पे, तो मिनिमम वो ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढेगा या कुछ ऐसा इन्वेस्टर ढूंढेगा जो उसे 10 से ऊपर ही ऊपर इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%, ये हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। अब रिलायंस की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई 10%। ये तो बात हो गई उधार की। अगर इसने उधार लिया है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना है इसको 8% ब्याज देना है, उधार पैसे लिए हैं, उधार पैसे पे ब्याज चुकाना है, ये इसकी कॉस्ट हो गई टोटल। सिर्फ उधार पे कंपनी खड़ी हुई है और उसको उससे उधार से ज़्यादा कमा के और अपना भी प्रॉफिट निकालना है और उसको भी वापस देना है। ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, एक सेंटेंस में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी हमेशा कम होनी चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो वर्ड देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट क्या की है, 100 रुपये, जो इसने उधार लिए हैं इससे, कंपनी के पास 100 रुपये हैं, जो कंपनी ने यहाँ से इन्वेस्टर से उधार लिए हैं 8% ब्याज पे, तो इन 100 रुपये ये कंपनी की क्या हो गई, कैपिटल, सॉरी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, हाँ ये कंपनी की क्या हो गई, टोटल कैपिटल, यही इन्वेस्टमेंट है। ये 100 रुपये इसने इन्वेस्ट किए हैं अपनी कैपिटल में, चाहे वो उससे फर्नीचर खरीदे या उससे लैंड बिल्डिंग खरीदे। मतलब 100 में लैंड बिल्डिंग कहाँ से आएगी,
लेकिन अगर ये 1 करोड़ 2 करोड़ हो, वो तो जो भी लोन, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मतलब इसमें जो भी कंपनी खरीदे, जहां भी मर्जी इन्वेस्ट करे, कुछ भी करे, अब वो उसका सिर्फ एक मुद्दा है, ये जो कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस देन होनी चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। समझ रहे हो? जहां वो पैसा इन्वेस्ट करेगा आगे, वो उस पर रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा मिलना चाहिए। समझ रहे हो? दिस इज द वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है हमें? मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस सबसे पहले, इंट्रोडक्शन के बाद। मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वही पैसा जो चाहिए बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, दैट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं सबसे फर्स्ट की 2 लाइन, मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं विच में भी टेंजिबल लाइक मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, और टेंजिबल सच एज ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एट्सेट्रा। वो इनमें से किसी भी चीज़ में निवेश कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मशीन ले, फैक्ट्री लगाए, बिल्डिंग ले, टेंजिबल एसेट्स ले, इनटेंजिबल एसेट्स ले। टेंजिबल और इनटेंजिबल आप लोगों को पता ही होगा, टेंजिबल जो दिखते हैं, इनटेंजिबल जो दिखते नहीं हैं, जिनकी वैल्यू होती है, जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल। और टेंजिबल हो गए हमारे लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग। तो और इसमें से कुछ कैश वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए भी रखे। एंड फाइनेंस टू सेंट्रल डे टू डे ऑपरेशन, जैसे रिसीवर पेबल्स के पैसे देने हैं, या सप्लायर के पैसे देने हैं, या पैसे की, मतलब डे टू डे ऑपरेशन जो एक्टिविटीज़ है, सामान लाना है, इन्वेंट्री लानी है, मतलब कुछ भी करना है उसको, उसके लिए जो पैसे चाहिए, सैलरी देनी है वर्करों की, उन ऑपरेशंस के लिए भी कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। वो उन सब चीज़ों को मैनेज करना, दैट इज बिजनेस फाइनेंस। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वही सेम। और फाइनेंस कम एट सम कॉस्ट, सारी फाइनेंस किसी ना किसी कॉस्ट पे आती है यार। देखो यहाँ से इसने उधार लिया है तो 8% ब्याज देना है इसको, दैट इज कॉस्ट। ये कंपनी की क्या हो जाएगी? 8%। ये 8% कंपनी के लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट। और इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो जाएगी? रिटर्न। इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न हो जाएगा, और कंपनी के लिए यही चीज क्या हो जाएगी? 8% कॉस्ट। समझ रहे हो? तो जो भी फाइनेंस होगा वो किसी कॉस्ट पे ही होगा। इसमें आप चाहे तो अंडरलाइन कर लें नीचे से 3rd लाइन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल। एक इससे ऊपर वाली लाइन भी अंडरलाइन कर लें। Similarly, the finance so procured needs to be invested in a manner that the returns from the investment exceed the cost. The return from the investment exceed the cost. समझ रहे हो? That is financial management. उसके बाद आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी कंपनी लॉन्ग रन तक चलेगी। आपकी कंपनी को आगे कोई पेंडेमिक आ जाए, जैसे इस टाइम कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, कंपनियां बंद कर दी, अब कंपनियों के वर्कर अपने घर चले गए, अब वो एकदम से तो वापस आएंगे नहीं। अब वो वर्करों को आने में भी टाइम लगेगा। वो वर्कर बिहार चले गए बेचारे, कई कई हज़ार किलोमीटर पैदल चल चल के गए हैं, अब वो एकदम से वापस आ जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारा लॉस होगा कंपनी का, ये कॉस्ट जो है कंपनी की, अब कंपनी को नए वर्कर हायर करने पड़ेंगे, कुछ पुराने आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो यही सब जो उतार चढ़ाव चलता है कंपनीज में, कभी कंपनी की सेल ज़्यादा है, कभी कंपनी की सेल कम है, तो कभी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है, इस उतार चढ़ाव से बचने के लिए कंपनी को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रखनी होती है। कंपनी को अपने पास इनफ कैश रखना होता है कि उसका कैश कभी विपदा पड़े तो वो कंपनी, जैसे सैलरी इस टाइम कंपनियां फायर कर रही हैं एम्प्लॉयज़, कंपनियां बंद है, पैसा आ नहीं रहा, तो कंपनी के पास कैश होना चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को खुश रख सके, अपनी सैलरी मतलब टाइम पे उनकी सैलरी मिले। ओके, तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम किसका है? फाइनेंशियल मैनेजर का। यही चीज़ें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं, और यही काम होता है फाइनेंशियल मैनेजर का कि सारी चीज़ें कॉस्ट टू कॉस्ट हो, मिनिमम कॉस्ट हो, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, कंपनी कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। यही मेन मुद्दा है सिर्फ।
दैट इज द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी उतनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल हेल्दी बैलेंस शीट होगी, हेल्दी प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, अच्छे कैश फ्लोज होंगे आपके पास। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही खराब है तो आपके लॉसेज हो रहे हैं, कंपनी बैंक करप्ट हो रही है। सोचो आपके पास बहुत ज़्यादा डेट हो गया, अब इतना डेट हो गया कंपनी उधार भी नहीं चुका पाई, जैसे किंगफिशर है, विजय माल्या भाग गया लंदन। सो क्या करा उसने, इतना उधार ले लिया, इतना उधार ले लिया कि वो चुका ही नहीं पाया। अनिल अंबानी बैंक करप्ट हो गया, आरकॉम, फिर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी जी ने उनको बचाया। सो तो कंपनी के पास अगर बहुत ज़्यादा उधारी आ जाए, बहुत ज़्यादा उधार आ जाए और कंपनी चुका ना पाए, ये बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण होता है। किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ख़राब है तो वो उसने ध्यान नहीं दिया, उनके पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, उनके पास इतनी एसेट्स ही नहीं है, उनके पास इतनी पैसा ही नहीं है कि वो कंपनी का कर्जा चुका सके, तो और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं फिर बाद में। अच्छा देखो, कंपनी के मालिक के पास दो चांस होते हैं जब कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है। मैं आपको बताऊं, मान लो किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, 90% चांसेस यही होते हैं कि कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है, वो चुका नहीं पाई, या उसने डेट को छुपाया है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग की है, ये चीज़ें करी हैं उसने, तो कंपनी के बैंकरप्सी के यही चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, कंपनी के मालिक के पास दो चांसेस होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं उनके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो अपना सब कुछ बेच के डेटर्स का पैसा दे दे और कर्ज मुक्त हो जाए, या फिर वो कंपनी का भरोसे छोड़ दे। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज यू नो, तो वो कंपनी के भरोसे छोड़ दे और वो बैंकरप्सी घोषित कर दे कि हम तो बैंकरप्ट हो रहे हैं, जो एसेट है, जो हमारे पास संपत्ति है, सब कंपनी जब्त कर लो, हमारी प्राइवेट संपत्ति अपने पास रहेगी। तो अब कोई भी यार देखो, सब कुछ बेच के रोड पे आना तो कोई चाहता नहीं है मैनेजर, कोई भी कंपनी का मालिक हो वो रोड पे आना नहीं चाहेगा। ओके, तो जाहिर सी बात है यार, वो कंपनी बैंकरप्सी घोषित कर देती है और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डूब जाता है। ओके, तो यही इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। उसके बाद अफेक्टेड कुड बी एज अंडर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ से अफेक्ट होता है, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस। फिक्स्ड एसेट बहुत सारी भर रखी है जो काम भी नहीं है, फिक्स्ड एसेट सड़ गई हमारी, मान लो मशीनरी है, मशीनरी पुराने ज़माने की हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब उन पुरानी मशीनों का कर क्या रहे हो, या तो पुरानी मशीन बेच के नई मशीन लगाओ, वो पुरानी भी ऐसी की ऐसी है, नई मशीन लगा नहीं रहे हो, मशीनें चल नहीं रही हैं, बंद हो रही हैं, तो वो चीज़ डिसाइड करता है कि कितना पैसा हमें फिक्स्ड एसेट में लगाना है। फिर क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड ब्रेकअप इनटू कैश एंड इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। उसके बाद करंट एसेट जो होती हैं हमारी, जो 1 ईयर के अंडर की एसेट्स होती हैं, जो 1 साल के अंदर हमारी कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो 1 साल के अंदर हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, डेट इज करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में क्या क्या जाता है हमारा, एक तो कैश ही है, दूसरा इन्वेंट्री वो होती है जिससे जो कंपनी लेके आती है और उसका सामान बना के बेचती है, तो इन्वेंट्री उसका भी रॉ मटेरियल, फिर फिनिश्ड गुड्स बना के उसको कंपनी बेचती है, तो वो भी 1 साल के अंदर अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रिसीवेबल्स, जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो उधार पे सेल की हुई है, उधार के पैसे आने हैं, तो वो भी करंट एसेट है जो साल के अंदर अंदर आ जाते हैं। उन सबको मैनेज करना कि हमारा रिसीवेबल ज़्यादा ना हो, हमारा पता लगे उधार मार्केट में इतना बढ़ गया, हमारे रिसीवेबल्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पेबल्स घट रहे हैं, मतलब हम पैसा तो जल्दी जल्दी दे रहे हैं और ले रहे नहीं है। जो सप्लायर हैं हमारे या जो हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को हमने सेल कर दिया और उनसे पैसा लिया नहीं, लेकिन जो सप्लायर है हमारे, हम सप्लायर को पैसे दे रहे हैं, तो ये तो हमारा बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुआ ना, कि हमारी कंपनी से कैश जा रहा है, आ रहा नहीं है, तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको बोल देते हैं उसको मिस कर रहे हैं। ये मतलब उस पैसे को हम कहीं लगा सकते थे, जो हमारा पैसा वो फंसा हुआ है वहाँ पे। तो इस चीज़ को मैनेज करना कि 60 दिन की पेमेंट अगर इधर की तरफ है तो 60 दिन की पेमेंट का ही हम आगे की तरफ भी उधार लेके चलें, कि वहाँ से पेमेंट आए और इधर की तरफ दे दें, तो ये चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है द अमाउंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फंड्स टू बी यूज्ड। कितना अमाउंट हमारा लॉन्ग टर्म फंड्स में यूज़ होगा, कितनी हमारे पास लंबे समय की उधारी है और कितनी हमारे पास छोटे समय की उधारी है, कितनी उधारी हमें 1 साल के अंदर अंदर वापस करनी है और कितनी उधारी हमें 10 सालों में, 20 सालों में वापस करनी है। डेट इज अमाउंट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज्ड। तो लंबे समय की उधारी हम कहाँ लेंगे, जहाँ हमें लैंड, बिल्डिंग्स या मशीनरी, इन सब में पैसा लगाना हो, जो हमें
आने वाले सालों में कई सालों तक पैसे कमा के देते रहे। मशीन है, एक मान लो एक मशीन लगाई कंपनी ने, वो 10-20 लाख की मशीन लगाई, अब वो हर साल प्रोडक्शन दे रही है, सुबह शाम चल रही है, तो वो प्रोडक्शन दे रही है। अब जैसे जैसे वो प्रोडक्शन दे रही है, उस मशीन का पैसा जहाँ से लोन लेके मशीन ली थी उस लोन का पैसा वापस चुका रहे हैं ब्याज में और अपना कमा भी रहे हैं। दैट इज़ फाइनेंसिंग। तो मशीन लगानी है कंपनी को, उस चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग लेगी। अब मशीन लगाने के लिए 1 साल के अंदर का तो पैसा ले नहीं लेगी। मतलब मान लो कंपनी को मशीन लगानी है, अब कंपनी को मशीन लगानी है तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को पता है मशीन लगाएंगे तो मशीन धीरे धीरे 10 सालों तक 15 सालों तक कमा के देगी आने वाले। तो अब कंपनी अगर उसको लेने के लिए और उधार ले ले आज या आज के साल का वापस देने का, इस साल में ही वापस देना है कंपनी को उधार, तो इतने छोटे उधार पे वापस देगी कैसे? अभी तो कंपनी इंस्टॉलेशन का खर्चा है, उसका सारी चीज़ों का खर्चा है। तो ये चीज़ मैनेज करना, दैट इज़ अवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। अब जो हमारी लंबे समय की उधारी है, जो लंबे समय की हमारी उधारी है वो हमारी डेट में भी है और इक्विटी में भी है, जैसे हमने बताया है। अब उधार और इक्विटी ये दो चीज़ अलग अलग है। इक्विटी में क्या होता है, देखो हमारे पास कितना डेट होना चाहिए और कितनी हमारी खुद के पैसे होने चाहिए। मान लो हमारा 20% डेट है, 80% इक्विटी है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रही है, मतलब हमारा खर्चा क्या आ रहा है? डेट इज अवर वेटेड WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हम चेक करते हैं। तो उधार कितना है, उसका कॉस्ट कितनी है 8%, और जो हमारी इक्विटी है जाहिर सी बात है ज़्यादा रिटर्न मांगते हैं डेट होल्डर से। डेट होल्डर का क्या होता है, इनका पैसा ले लिया हमने, इस पैसे पे जैसे मान के चलो ये 8% है, ये 8% पे रिलायंस ने लोन लिया। अब 8% इनको क्या है, इनको तो फिक्स देना है 8%, इनका तो फिक्स है। इनको मान के चलो इस 100 रुपये पे इन्हें 108 रुपये देने हैं वापस। इस 100 रुपये पे मान के चलो कंपनी ने 50 रुपये कमा लिए, समझ रहे हो? इस 100 रुपये पे कंपनी ने 50 रुपये कमा लिए, डेट बिकम 150, ये 150 रुपये हो गए। अब इस 150 में से इसको तो 8 ही देने हैं ना, बाकी 142 रुपये, ये 42 रुपये तो हमारा अपना खुद का प्रॉफिट हो गया ना। कितने परसेंट हो गया? 42%। 42% हमने अपना प्रॉफिट कर लिया, समझ रहे हो? तो अगर हमारा 100 रुपये है, यही एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैं आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देता हूं। सपोज डेट है, इक्विटी है, ओके। अब 100 रुपये हमारे डेट है, 100 रुपये हमारी इक्विटी है। इस पे सपोज हमें 10% देना है, इस पे हमें देना है 20%। कितना देना है? 10 रुपये। कितना देना है? 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपये, ओके। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 200 रुपये, और हमें टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई? हमें 30। ओके, यहां में 30 पड़ गई, 200 पे 30। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई? 30/200, डेट इज 15%। अब समझना, सॉरी, अब समझना, हम ये कंपनी है, सपोज रिलायंस है। रिलायंस ने उधार कितना लिया हुआ है? 100 रुपये, और उसके खुद के पैसे कितने हैं? 100 रुपये, ओके। इस 100 रुपये पे ये जो उधार लिया हुआ है, इस पे उधार पे इसे इंटरेस्ट कितना देना है? 10%। और यहाँ जो इक्विटी है, देखो जाहिर सी बात है जो डेट है, इक्विटी होल्डर जो है वो इक्विटी होल्डर डेट से ज़्यादा ही पैसा मांगेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की है, वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि इक्विटी होल्डर को कंपनी के डेट होल्डर वगैरह इन सब का पैसा चुकाने के बाद
जो बच जाता है वो इक्विटी होल्डर के पास बचता है, ठीक है। तो इक्विटी होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगते हैं और डेट होल्डर तो फिक्स इंटरेस्ट रेट है उनका, तो ठीक है। अब सपोज डेट को उन्हें 10% इंटरेस्ट रेट देना है, इक्विटी होल्डर को उन्हें 20% इंटरेस्ट रेट देना है, तो इनके 100 रुपए पे इसे 10 रुपए देने हैं, कंपनी को 10 रुपए देगी, और इसके 100 रुपए पे कंपनी कितने देगी, 20 रुपए। टोटल कितने देने हैं उसको, 30 रुपए, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई कंपनी के पास, 200 रुपए। 100 रुपए उसने उधार लिए हैं, 100 रुपए उसने खुद के लगाए हैं, 200 रुपए पे 30 रुपए तो कमाने ही कमाने हैं। तो ये कितनी हो गई हमारी 15%, दैट इज अवर WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ रहे हो, अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, ठीक है। अब यही कंपनी को 15% कमाना ही पड़ेगा। अब कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जिसमें 15 से ऊपर मिले, समझ रहे हो। अब समझना, कंपनी ने कमाया 20%, सपोज 20% कमाया, 20% कमाया तो 200 पे कितने रुपए कमा लिए उसने 20% पे, डेट इज 40 रुपए, ये उसने कमाए, ओके। 40 में 10 तो उसने उसको दे दिए डेट होल्डर को, इसमें से 10 तो गया इंटरेस्ट, बच गए कितने इसके पास, 30। समझ रहे हो, इसके पास कितने बच गए, 30 रुपए। इस 30 रुपए में, ये 30 रुपए तो सारा इक्विटी का ही है, हमने इसके पैसों पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमा लिया, मतलब इसको तो बेचारे को 10 ही दिया, और इसके बेचारे इसके 100 रुपए पे हमने 10 रुपए से 20% इंटरेस्ट रेट कमाया, तो 10 रुपए हमने फालतू कमा लिए। वो 10 रुपए भी कहाँ चले गए, इक्विटी वाले के पास। इक्विटी वालों को कितना, इक्विटी को कितना चाहिए था, इक्विटी होल्डर्स को सिर्फ 20 रुपए मांगे थे इक्विटी वालों ने, उन्हें मिल कितना गया, 30 रुपए। समझ रहे हो, उन्हें कितना फालतू मिल गया, 10 रुपए फालतू मिल गया। तो 10 पे 20 डेट इज 50%, 50% फालतू मिल गया इक्विटी होल्डर्स को, जितना उन्होंने मांगा था। समझ रहे हो, और डेट होल्डर को क्या मिला बेचारों को, उनको तो सिर्फ 10 ही रुपए मिले हैं। अब यही अगर केस हम उल्टा ले लेते हैं, सपोज उसने 20% नहीं कमाए, उसने कमाया सिर्फ 10%। सपोज इसने 200 रुपए पे सिर्फ कंपनी ने 10% कमाया। अब 10% कमाया तो 200 पे कितना हो गया, इसे और भी कम कर लेते हैं, 5%। सपोज 5% ही कमाया उसने 200 रुपए पे, तो 200 पे कितना कमा लिया इसने, 10 रुपए। 200 रुपए पे 5% कमाया तो इसने कितना कमा लिया, 10 रुपए। अब ये 10 रुपए तो डेट होल्डर वालों को दे दिए इसने पूरे के पूरे, सही है। इक्विटी वालों को क्या मिला, 0। अगर ये और भी कम हो जाता, सपोज ये 1% ही रह जाता, 1% कमाया, 1% कितना कमाया, 2 रुपए। सपोज कंपनी ने 2 रुपए कमाए, यही अगर 2 रुपए कमाए तो ये 2 रुपए में 2 तो कमाए हुए और प्लस 8 रुपए अपनी जेब से, तो यहां कंपनी का क्या हो गया, लॉस। समझ रहे हो, 192 ये रह गए कंपनी के पास। जो 200 रुपए इन्वेस्ट करे थे, इन 200 के कितने रह गए, 192 रुपए। ये होता है खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नतीजा, कि उसने अगर उधारी ले ली, उधार लिया 10% पे, और इस उधार से भी कम परसेंटेज में इंटरेस्ट रेट कमा रहा है, कम से कम इससे तो ज्यादा ही कमाना पड़ेगा उसको। अगर देखो पिछले केस में इसने 5% कमाया था, ये 5% वाला केस है, 5% कमाया था, तब भी इक्विटी वालों को क्या मिला था, 0, कुछ नहीं मिला, उनके तो पैसे बेचारे के ऐसे ही चले गए। दूसरा, इन्होंने तो अपना ब्याज ले लिया। अब यही अगर इन्होंने 20% कमाया कंपनी ने, तो कंपनी वालों ने क्या करा, इक्विटी वालों को देखो कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ 50% का प्रॉफिट है। जो इन बेचारों से पैसे लिए थे, इनका 10% से हमने तो ज्यादा कमा लिए ना, इन्हें तो सिर्फ 10% ही देना है, हमने तो कमा तो 20% लिए, 30% कमा लेते तो वो सब हमारा ही था। समझ रहे हो, तो ये होता है अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नतीजा। अगर हमने लोन सस्ते उस पर लिया हुआ है, देखो आप, मैंने एक वीडियो डाली हुई है रिलायंस की, हाउ रिलायंस बिकम नेट डेट फ्री। अभी अंबानी जी ने दावा किया था कि वो नेट डेट फ्री हो गए, तो उस नेट डेट फ्री होने का कारण क्या है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेक कर लेना। उसमें मैंने समझाया हुआ है कि उन्होंने ना बहुत ही
कम परसेंटेज पे लंबे समय के लिए लोन लिया हुआ है और उस पर वो कमा कितना रहे हैं 15%, 30%, और लोन कितने पे लिया हुआ है उन्होंने सिर्फ 5% पे। समझ रहे हो, ये होता है अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इतने कम परसेंटेज पे लोन लिया हुआ है और कमा कितना रहे हैं उससे 15%, 30%, तो सारा का सारा फायदा किसको हो रहा है, इक्विटी होल्डर्स को। समझ रहे हो, तो ये हो गया हमारा ब्रेकअप इनटू लॉन्ग टर्म इनटू डेट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। समझ रहे हो। अब ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जांपल इंटरेस्ट एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, ये सब हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस को या फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। सपोज हमारा डेट ज्यादा है तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा। समझ रहे हो, जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेप्रिसिएशन, खाली पीली की मशीनें पड़ी हैं उन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, या मशीनें इतनी भर ली तुम्हारे पास प्रोडक्शन आ नहीं रहा। सपोज तुमने मशीनें तो लिया है नई नई टेक्नोलॉजी की, 40 लाख की मशीन, 1-1 करोड़ की मशीन, 10-10 करोड़ की मशीनें, अब उन पे हर साल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो सपोज 10-10%, तो 1-1 करोड़ का तो डेप्रिसिएशन ही चला गया। 10-10 करोड़ की मशीन, सॉरी 1-1 करोड़ की मशीनों पे अगर 10-10% डेप्रिसिएशन लगा तो 10-10 लाख रुपए तो वैसे ही चले गए डेप्रिसिएशन में, और उस मशीन का काम कुछ हो नहीं रहा, प्रोडक्शन आ नहीं रही, आपके पास सेल है नहीं, तो मशीनों का क्या करोगे, खाली पीली खर्चा ही तो बढ़ा हुआ है। तो ये सब हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। समझ रहे हो। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इक्विटी, शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब खुद का पैसा बढ़ाना। समझ रहे हो, टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर्स को अपने अमीर बनाना, अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बनाना, यही कंपनी का मेन मोटिव होता है, यही कंपनी का मेन मुद्दा होना चाहिए, और यही कंपनी इसी फेवर में, इसी डायरेक्शन में कंपनी को काम भी करना चाहिए। समझ रहे हो। तो टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, देखो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाओ, ये सब तो आप पढ़ ही लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने समझा ही दिया टॉपिक आपको कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव्स में आप देखेंगे तो प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, अंडरलाइन कर सकते हो आप, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सबसे बड़ा काम है। उसके बाद है, यहाँ आ जाओ ऊपर से, यहाँ देखो, इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज इफ द बेनिफिट फ्रॉम अ डिसीजन एक्सीड्स द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। समझ रहे हो, जो डिसीजन कंपनी ने लिया है अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा के दे रहा है तो आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। अभी अदानी ग्रीन, आप देखो अदानी ग्रीन कंपनी है, वो अभी 1-1.5 साल पहले 50 रुपए पे थी। समझ रहे हो, अभी इस साल वो 100 कूदी और इस टाइम उस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 450। समझ रहे हो, 50 रुपए का शेयर 450 रुपए। क्यों, कंपनी ने जो प्रोजेक्ट लिया है, लंबे समय का प्रोजेक्ट लिया है एक, उस प्रोजेक्ट से जो उसको कैश फ्लोज आने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट से जो उसको इनकम आने वाली है, वो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज्यादा है, तो कंपनी के प्रॉफिट्स एकदम से राइज करने वाले हैं। इस होप में कि कंपनी ने सिर्फ एक प्रोजेक्ट अभी तो लिया है, अभी तो उसने अपने रिजल्ट घोषित भी नहीं किए, अभी तो उसने बताया भी नहीं है कि हमें कितना फायदा होगा, बस उसने ये बताया हमने ये प्रोजेक्ट लिया है, ये उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आनी है, ये हमने डिसाइड किया है कि ये हमने, हमारे फाइनेंशियल मैनेजर ने ये चीज निकाली है या ये चीज कैलकुलेट की है, कह सकते हैं कि इससे हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट से। इस खबर से शेयर मार्केट में 40 रुपए का शेयर 460 रुपए का। समझ रहे हो, तो ये होता है अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नतीजा। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स यही है, सेम आप पढ़ लेना, मैंने आपको सब बता ही दिया है, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है इसमें, इससे फालतू कुछ लिखा नहीं है। पुअर फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है, अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से शेयर प्राइस ऊपर बढ़ जाता है, और इन्वेस्टमेंट एक्सीड द कॉस्ट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वही, यार वही लाइनें घुमा घुमा के लिखी होती हैं यार एनसीईआरटी में, सीरियसली मुझे इसलिए बहुत बोरिंग लगती है ये। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना आगे, फिर उसके बाद है फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।